नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 66 करने वाले हैं और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है यार मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें सवाल करते हैं। देखिए का पहला सवाल है, इकाई अंक निकालना है। तो ये काफी आसान है। आपको पता है सर, इकाई अंक निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करना होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, तो गुना वाला को पहले। 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक 4। 9 + 4 13, 13 का इकाई अंक कितना? 3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का n प्राकृत संख्या है तो किस संख्या को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यार का n कोई भी प्राकृत संख्या है तो का किस संख्या को इस फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो n अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या होता क्या है, आपको पता है कि गिनती में यूज होने वाले जितने भी नंबर हैं सब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या हैं। यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो n अगर प्राकृत संख्या है तो n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। चूंकि इसने तो कोई कंडीशन नहीं दिया, सिंपल बोला n प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो इनफाइनाइट है, यानी इन n का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब अपने मन से कुछ लेना होना तो हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो मान लेते हैं n का वैल्यू है 1। तो अगर 1 लेंगे तो इस फंक्शन का मान कितना आएगा? तो 1 गुना 1 प्लस 1 2 गुना 1 प्लस 2 कितना? 3। तो 3 दूना 6, यानी n बराबर 1 लेने पर इसका मान आता है 6। तो कहा कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब यार n अगर प्राकृत संख्या है तो n का वैल्यू तो 2 भी पॉसिबल है। अगर 2 लेंगे तो इस फंक्शन का मान क्या आएगा? 2 गुना 2 प्लस 1 3 गुना 2 प्लस 2 कितना? 4 तिया 12 दूना 24। 3 लेंगे तो इससे बड़ा, 4 लेंगे तो इससे बड़ा। यानी इस तरह से इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। लेकिन इस तरह बनने वाला n प्राकृत संख्या अगर है तो इस फंक्शन के रूप में बनने वाला सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कौन होगा? 6। और अगर बड़ा नंबर बोले तो इनफाइनाइट मैक्सिमम बड़ा n का वैल्यू बड़ा करते जाएंगे, यहाँ पे संख्या भी बड़ा होते जाएगा। लेकिन n का वैल्यू 1 से तो छोटा नहीं ले सकते ना, चूंकि प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होता है। तो n बराबर 1 लेने पर इस फंक्शन का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए का एक परिवार की 4 पुत्रियों की औसत आयु 12। यार 4 पुत्री का औसत आयु 12 वर्ष है तो 4 पुत्री का टोटल एज कितना? तो औसत गुना संख्या 12 चौक 48 का पुत्री तथा उनके माता पिता की औसत आयु। पुत्री 4 ठो है और माता पिता 2 लोग, तो इन दोनों को मिलाकर पूरे फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 6। 4 पुत्री 2 माता पिता टोटल 6 मेंबर का औसत आयु 26 वर्ष है। 6 लोगों का औसत 26, तो 6 लोग का टोटल एज कितना? 26 गुना 6 100, 6 चक 36, 6 दूना 12 3 15 156। ओके ना। तो आप बताएं यार, 6 लोगों के टोटल एज में से अगर 4 पुत्री का टोटल एज घटा दीजिएगा तो क्या शेष माता और पिता का एज नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। 6 लोगों के टोटल एज में से अगर 4 पुत्री का एज घटा दीजिएगा तो शेष माता और पिता के उम्रों का योग आ जाएगा कितना? 108 वर्ष। ओके, सेकंड लाइन में कहा कि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है। माता का एज जो है पिता से 4 साल ज्यादा है, माता का एज पिता से ज्यादा है, तो मदर माइनस फादर कितना आ जाएगा? 4 साल। अब सवाल में कहा पिता की आयु क्या होगी? पिता का एज f का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए। तो m से m कैंसिल, f प्लस f कितना? 2f। 108 में से 4 गया 104, तो f बराबर 2 5 10 2 दूना 4, यानी पिता का एज आ गया कितना? 52 साल। देखिए 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, औसत दिया है 12 का। 3 संख्याएं जिसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है का उन सब का औसत 12 है। तो यार तीनों का औसत 12 है तो तीनों का योग कितना? 12 तिया 36 होगा।
का लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आदि है। तो बड़ी संख्या अगर 16 है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहा कि शेष संख्या ज्ञात कर। तो देखें यार, 3 संख्या का औसत 12 तो योग कितना 36। तो 3 संख्या के योग में से अगर बड़ी और छोटी को जोड़कर घटा दीजिएगा तो क्या शेष तीसरी संख्या नहीं आ जाएगा। यस, तो 36 में से 24 गया 12, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो गया। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% टैक्स भी शामिल है। देखें यार, एक चीज पहले आप बताएं, जैसे मान लीजिए आपने 5 केजी चीनी खरीदा है 20 रुपया में, 5 केजी चीनी खरीदे हैं 20 रुपया में, तो ये आपका 5 केजी का कॉस्ट प्राइस हो गया। 5 केजी चीनी खरीदे, खर्च हो गए 20 रुपया। अब इस सामान को घर तक लाते समय आपका जो है 3 केजी चीनी रास्ते में गिर गया। 3 केजी चीनी रास्ते में गिर गया तो घर तक आया 2 केजी, लेकिन पैसे तो आपके 20 रुपए ना खर्च हो गए यार। तो 20 रुपए खर्च हो गए पर घर आया कै केजी, 2 ही की 3 केजी रास्ते में गिर गया तो 2 केजी घर आया पर पैसे 20 रुपए खर्च हो गए। तो आपका कॉस्ट प्राइस पर केजी कितना पड़ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपया पर केजी पड़ गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने 7 केजी तेल खरीदा, प्राइस था 100 रुपया, ओके ना। अब हमने बोला यार 3 केजी तेल रास्ते में गिर गया, 3 केजी रास्ते में गिर गया तो घर तक आया कै केजी तेल, 4 केजी तेल। और पैसे तो ऐसा नहीं ना कि तेल उठाइएगा, दुकानदार को बोलिएगा कि भैया रास्ता में गिर गया है तो जितना गिरा है 3 केजी ये अपना रख ले, इसका पैसा वापिस कर, ऐसा तो है नहीं, वो आपका गया। तो 7 केजी तेल 100 रुपया में खरीदे और घर ले जाते समय 3 केजी रास्ते में गिर गया तो घर तक गया कितना, 4 केजी पर पैसे खर्च हो गए 100। तो अब 1 केजी तेल का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, तो आप बोलेंगे सर 25 रुपया पर केजी, ओके ना। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है यार। देखें सवाल कहा 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से खरीदी, प्रति बैरल का कॉस्ट प्राइस है 3600 रुपए का 10% व्यर्थ हो गया यानी घर तक आया 90% ना, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। 10% व्यर्थ हो गया यानी घर तक आया 90%, तो ये 90% का कॉस्ट प्राइस बचा इतना, 90% का कॉस्ट प्राइस इतना, तो 1% का कॉस्ट प्राइस कितना, तो 90/100, तो ये अपना 1% का कॉस्ट प्राइस आ गया इतना। का रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 8%, जिसमें 8% टैक्स भी है। देखें यार, इतना में तो सामान खरीद लिए कैश पेमेंट करके, का 8% टैक्स भी पे करना है। अगर टैक्स किसी भी वस्तु पे आप पे करते हैं इसका मतलब ज्यादा पैसा लगता है ना, तो 8% टैक्स दिए यानी कीमत हो गया 108/100, तो ये आपका वास्तविक क्रय मूल्य आ गया इतना। अब कहा कि 5% लाभ कमाना चाहती है, 5% लाभ कमाना चाहती है यानी बेचना होगा कितना में, 105/100 में। बस कैलकुलेशन है यार, ये 100 ऊपर चला जाएगा ना, बट्टा वाला 100 ऊपर, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 90 से काटिएगा कै बार में, 40 बार में, 20 दूना 40, 20 बचे 100, 5 दूना 10, 5 एकम हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 एकम 6, किसी का इकाई अंक है 6, यस, ऑप्शन नंबर डी का इकाई अंक है 6, ऑप्शन डी। देखिए का ABC के आय का अनुपात 1:3:4 है, का उनकी आय में 5, 10 और 15% वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई आय। देखें यार, A के आय में 5% वृद्धि हुआ तो 1 का 5% आप निकाल नहीं पाइएगा तो 2 0 हर जगह चिपका दीजिए। कहा कि A के आय में 5% वृद्धि हो गया तो 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है, 5 बढ़ गया तो नया इनकम A का 105। बी का है 10% तो 300 का 10%, परसेंट से 2 0 10 दिया 30 बढ़ गया तो बी का नया इनकम 330। सी का इनकम 15% बढ़ गया तो 400 का 15%, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 15 चौक 60 बढ़ गया तो नया इनकम हो गया कितना, 460। अब यार इन सबों का आप रेशियो निकाल लीजिए, 5 से कटेगा सब, 5 से काटिए 21 बार में, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 से 5 नमा 45, 5 दूना 10, 21 66 92, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का ABC क्रमशः 6, 9 और 18 दिन में अकेले काम को कर सकते हैं। ए अगर करेगा तो अकेले काम को 6 दिन में कर देगा,
बी करे तो अकेले 9 दिन में और सी करे तो अकेले 18 दिन में। 6, 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 6 तिरिक 9 दूना 18 एकम। ओके ना, तीनों वर्कर का एफिशिएंसी पता करके कहा वे सभी मिलकर एक दिन तक काम किया, फिर ए और बी काम छोड़कर चला गया। देखिए का सभी ने मिलकर एक दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर एक दिन तक काम किया। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2, सी एक दिन में 1, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम 6 काम कर दिया और काम किया एक ही दिन तक ना, तो एक दिन में 6 काम कर दिया। तो यार करना है टोटल 18 काम, 6 काम कर दिया तो रिमेनिंग बच रहा था क्या काम 12 काम। तभी ए और बी काम छोड़कर, देखिए यहाँ लिखा है ए और बी काम छोड़ दिया, तो 6 काम हुआ, ए और बी चला गया, तो इस बचे हुए 12 काम को का सी कितने दिनों में करेगा, तो सी एक दिन में 1 काम, इस 12 काम को सी कितने दिन में 12/1 यानी कि 12 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखें यार, सवाल दिया cos 3x माइनस cos x बट्टा है sin 3x और माइनस का sin x। इसका वैल्यू निकालना है। एक तो यहाँ पे आप या तो अगर कंपाउंड एंगल, आपको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद है तो उसको यूज करके सवाल को कर लीजिए, पर मैक्सिमम लोगों को वो चीजें याद नहीं होगा, तो आप यहाँ वैल्यू पुटिंग से ही कर लीजिए। देखिए यार, यहाँ पर x का मान जो है कुछ भी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ थीटा का काम कर रहा है 3x, यहाँ थीटा का काम कर रहा है x, तो यार x के लिए कुछ भी ले लीजिए, 30, 40, 45 सॉरी 30, 45, 60, 90 जो मर्जी वो ले लीजिए। पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर x 45 लेंगे तो 45 तिया कितना 135, 135 का तो वैल्यू याद है नहीं आपको। 30 लेंगे, 30 तिया 90, 60 ले सकते हैं, 60 तिया 180, इसका भी निकालना पड़ेगा। 45 ले नहीं सकते, 60 नहीं, 30 ले लीजिए, सिंपल है। 30 अगर x लेंगे, x का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 दूना 60, ये हो जाएगा कितना cos 30 तिया 90 था ना, cos 90 डिग्री, और ये x यानी कितना 30 तिया 90 sin 90 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। अब यार आप बताएं, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0 माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 बट्टा sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, sin 30 डिग्री 1/2, तो ऊपर माइनस √3/2 हो गया, नीचे 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू आ गया √3। अब देखें x का वैल्यू किस ऑप्शन में रखने पर मान आता है √3, यहाँ पे √3 है ना यार, तो x का वैल्यू किस ऑप्शन में लेने पर वैल्यू आएगा √3। अगर ऑप्शन ए में लेंगे तो माइनस tan 30 दूना 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3, तो माइनस √3 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखें कहा a/b बराबर c/d बराबर 5, बट्टा में कुछ नहीं यानी कि 1 ले सकते हैं। तो अब देखें a/b बराबर 5/1, c/d बराबर भी 5/1, वैल्यू पूछा है 3a + 4c बट्टा 3b + 4d, तो यार 3 a का वैल्यू कितना है। देखें यार a/b बराबर c/d बराबर 5/1, कहने का मतलब इस फ्रैक्शन के बराबर भी 5/1 है और इस फ्रैक्शन के बराबर भी 5/1, यानी a बराबर 5 और b बराबर 1, तो a बराबर 5 अगर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 5 तिया 15, c बराबर भी कितना है 5, तो 5 चौक 20 बट्टा b का मान कितना 1, तो 3 एकम 3 प्लस 4d, d का वैल्यू भी कितना 1, तो 4 एकम 4, तो ऊपर हो गया 35 नीचे 7, 4 7 5 35, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये दिया है आपको 2/3a बराबर 75%, ये कॉमन नहीं है, ये b है, ध्यान रखिएगा।
का 75% इंटू बी, तो 75% का फ्रैक्शन 75/100 यानी कि 3/5 बी बराबर 0.6, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 10, 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 पचे 10 यानी 3/5 सी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। देखें यार ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, अगर इन तीनों का रेशियो लिखेंगे तो इनका कॉफिशिएंट इनवर्स हो जाएगा। ए का कॉफिशिएंट 2/3 है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3/2, बी का कॉफिशिएंट 3/5 तो वैल्यू 5/3, सी का कॉफिशिएंट 3/5 तो वैल्यू 5/3। अब इस रेशियो को अरेंज कर लीजिए। रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, अगर भिन्न में दे तो नीचे वाले के एलसीएम में सबसे गुना करिए, सब में गुना, तो 2 3 का एलसीएम 6, 6 से सब में गुना करिएगा, 6 से सब में गुना करिएगा तो ये कितना 2 तिया 3 तिया 9, 3 दूना 2 पचे 10, 3 दूना 5 दूना 10 यानी 9 10 10, 9 10 10। कहीं दिक्कत है क्या यार? ये 4 है ना, सॉरी यार ये 4 है। 3 दूना 2 चौक 8 यानी 9 8 10, 9 8 10 ऑप्शन नंबर डी। देखिए का व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 यातायात पे, यदि 4500 रुपए मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है तो उसका मासिक वेतन। देखिए इनिशियल वेतन जो है उसका 100 रुपया, 40% खर्च कर दिया, बचा 60%, 60% का फ्रैक्शन 60/100 यानी कि 3/5 का शेष का 1/3 यातायात पे, 1/3 कहने का मतलब 3 में से 1 यातायात पे खर्च कर दिया तो शेष बचा 2/3। और आगे कहा कि शेष बची राशि का आधा से 4500 रुपए जो है का भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद रुपए को आधा है, तो भोजन और यातायात पे खर्च करने के बाद जो ये शेष पैसा बचा का, इस शेष का आधा जो है, शेष का आधा यानी 1/2 जो है ये 4500 है। देखिए कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये देखें 3 दूना 6, 6 से कटेगा 6 सत्ते 42, 6 पचे 30 0, तो x का वैल्यू 5 तिया 15 दूना 30, 3 पचे 15 21 1 22, 22,500 ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक मिश्रण में 11 भाग दूध और 2 भाग पानी है, का 11 भाग दूध है और 2 भाग पानी है, ओके ना। आगे का इस मिश्रण में 35 लीटर पानी और मिलाया। देखें यार का 35 लीटर पानी इस मिक्सचर में और मिलाया गया। अगर इसमें पानी मिलाए हैं, 35 लीटर पानी और मिलाए तो नया जो मिश्रण बना उसमें का पानी के तुलना में 2 गुना दूध होगा, नए मिक्सचर में पानी से 2 गुना दूध होगा, ओके ना। ये सवाल में इसने बोला है। अब एक चीज आप बताएं, अगर इस मिक्सचर में आपने वाटर मिलाया है तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, मिल्क के क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना यार, तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए ऊपर 2 से गुना करिए और नीचे 11 से ऊपर 2 से गुना करिएगा तो 11 दूना 22 और 2 दूना 4, नीचे 11 से तो 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब देखें वाटर पहले था 4, अब 7, 11 हो गया, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, पर एक्चुअल में बढ़ाए हैं कितना 35 लीटर, 7 बराबर 35 तो 1 यूनिट बराबर कितना लीटर 5, 1 का वैल्यू 5। तो कहा नए मिश्रण में या कहा वास्तविक मिश्रण में दूध कितना, तो यार दूध किसी वाला में पूछे तो दूध तो इक्वल ही है, तो नए पुराने वाला में यानी वास्तविक ओरिजिनल वाला मिक्सचर में मिल्क है 22 यूनिट, 1 बराबर 5 तो 22 बराबर कितना 22 पचे 110 ऑप्शन ए। का 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित 2 बिंदु। देखें यार कहा कि 75 मीटर ऊंचा एक टावर है, ये टावर का हाइट दिया है 75 मीटर का, इस टावर से विपरीत दिशा में स्थित 2 पॉइंट है P और Q।
का इसके अवनवन कोण जो है क्यू और फाई है, सॉरी थीटा और फाई। अवनवन कोण इसका जो है, अवनवन कोण कहने का मतलब ये, आपको यहाँ पे सपोज आपका आंख है तो आपको देखना है स्ट्रेट, पर आपने नीचे की ओर देखा तो आपका ये अवनवन कोण थीटा। तो अवनवन कोण अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। और आपको पता है कि सर ये अवनवन और उन्नयन बराबर होता है, क्यों होता है, तो अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से बराबर होता है। तो इतना हर बार लिखने का जरूरत नहीं है, आप हमेशा एंगल अवनवन बोले उन्नयन नीचे ही लिखिएगा। का दूसरे बिंदु का जो अवनवन कोण है ये आपका दिया है फाई। अब आगे देखिए सवाल में आगे कहा यार यदि tan थीटा 3/5 है, tan थीटा जो है ये 3/4 है, सॉरी। तो यार आप बताएं इस त्रिभुज में tan थीटा 3/4 tan होता है P/B। तो P इस एंगल के लिए लंब, आप लोगों को पता है कि सर राइट एंगल में 90 के सामने कर्ण होता है, और उसके अलावा बाकी बचे एंगल में से जो एंगल लीजिएगा उसके सामने का भुजा लंब बची भुजाधार। तो थीटा के सामने लंब कितना हो जाएगा, ये 3 और आधार कितना 4। का आगे की tan फाई जो है ये 5/8 है। तो tan P/B तो इस लंब के लिए 5 यानी B ये है, और बेस कितना है 8 है ये। तो इन दोनों रेशियो को आप बैलेंस कर, चूंकि इन दोनों फिगर में हाइट कॉमन है तो हाइट दोनों एंगल से इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं है मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसमें 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से, इसमें 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से। तो ये आ गया कितना, यहाँ तक 20 और ये 8 तिया 24। ओके, अब देखें यार हाइट आया कितना, 5 तिया 15 यूनिट ना, हाइट है 15 यूनिट पर एक्चुअल में दे रखा है कितना 75 मीटर। कहा P और Q के बीच का दूरी, तो ये 20 और 24 टोटल डिस्टेंस कितना 44 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 75/15 गुना 44, तो 15 × 5 = 75, 5 × 20 और 2 = 22, 220 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 196 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तथा धारा के दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है। का यार धारा के यहाँ ना तो बोट का चाल दिया ना ही वाटर का, बोट का चाल B, वाटर का चाल W मान लिए। तो 24 किलोमीटर दूरी अगर धारा के दिशा विपरीत गया है तो जाने में समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल, समय दूरी बट्टा चाल, विपरीत डायरेक्शन में तो चाल घटेगा। अब का 36 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में ट्रेवल किया तो धारा के दिशा में समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में तो चाल जुटेगा यानी कि बोट प्लस वाटर, और इन दोनों को जोड़कर टोटल टाइम दिया है कितना 6 घंटा। सेकेंड लाइन में कहा कि जबकि यह 6.5 घंटा में धारा के विपरीत 36 और धारा के दिशा में 24, तो धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाएगा, समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल यानी बोट माइनस वाटर, प्लस धारा के दिशा में 24 किलोमीटर दूरी जाएगा तो समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में तो चाल जुटेगा बोट प्लस वाटर, और दोनों को जोड़कर कुल समय लगा कितना 6 दूना 12, 1 13/2। अब देखें यार एक इक्वेशन लिख ली है तो आप थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तभी सवाल, और इसका कोई शॉर्टकट ऐसे होता नहीं है, आपको मेंटली कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर लिख कर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये 2 इक्वेशन है, किसी को भी आप इक्वल कर सकते हैं, जिसको दिल करे उसको इक्वल कर लीजिए। ये 24 है ओके ना, और यहाँ 36 है। अगर इस वाला में आप गुना कर देंगे 24 तिया 72, यानी 3 से इसमें गुना करेंगे और 2 से इसमें गुना कर लेंगे। 3 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 24 तिया 72, 36, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, 3 छक 18। अगर 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से 36 दूना 72, 2 से 24 दूना 48, 2 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 108 है, ये 108 में से 48 जाएगा कि एलसीएम तो B + W हो जाएगा। ऊपर 108 में से 48 गया कितना 60, बराबर 18 में से 13 गया 5, 5 से काटिए 12 × 5 = 60, यानी कि B + W बराबर 12, B + W 12। अब रुक जाए, किसी इक्वेशन में आप B + W का मान रख लीजिए, जैसे पहला मेंटली यहाँ 12 तिया 36, 3 3 उधर जाके घटेगा 3, 3 से 8 तिया 24,
b माइनस डब्लू आ जाएगा आपका 8। लेकिन वैसे नहीं करना चाहते तो आप लिख के कर लीजिए 24 बट्टा बी माइनस डब्लू प्लस 36 बट्टा बी प्लस डब्लू 12 बराबर 6 है। तो 6 दूना 12। अब 24 बट्टा बी माइनस डब्लू, 2 उधर जाके घटेगा 4, 1 4 6 24। तो बी माइनस डब्लू बराबर कितना आ गया 6। बी माइनस डब्लू 6 है तो कहा कि धारा की चाल यानी वाटर का स्पीड निकालना है। वाटर का स्पीड निकालना है तो दोनों को घटाकर 12 में से 6 गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दे 3। वाटर का चाल आ गया 3। क्या दिक्कत है क्या यार कैलकुलेशन में? कहीं देख लीजिए यार थोड़ा सा। बी प्लस डब्लू 12 25 60 सही तो है। 12 3 है ना यार, ये 3 है तो 3 उधर जाएगा तो 24 बट्टा बी माइनस डब्लू, 3 उधर जाके घटेगा 3, 3 से 1 3 ही 8 24, यानी कि बी माइनस डब्लू क्या आ जाएगा 8। बी माइनस डब्लू 8 हो गया। अब डब्लू का वैल्यू निकालना है, दोनों को घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 4 बट्टा 2 यानी कितना 2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 2 मिश्र धातु ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 है। ए और बी में कहा 2 मिक्सचर है ए और बी जिसमें गोल्ड और कॉपर के मात्रा का रेशियो दिया है आपको कितना 7:2। पहला जो मिक्सचर है ए, इसमें गोल्ड और कॉपर के मात्रा का रेशियो 7:2 है। कहा दूसरा मिक्सचर बी है, इसमें गोल्ड और कॉपर के मात्रा का रेशियो है 7:11। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, कहा यदि समान मात्रा में दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु सी बनती है। दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिक्सचर सी बनाया गया है। कहा इन दोनों को पिघला दिया और दोनों को पिघलाकर एक नया मिश्रण सी बनाए तो कहा सी में सोना और कॉपर के मात्रा का रेशियो क्या होगा। तो देखें यार सिंपल सा सवाल है। पहला मिक्सचर में गोल्ड का मात्रा 7 यूनिट और कॉपर का मात्रा 2 यूनिट, तो टोटल मिक्सचर का मात्रा कितना हो गया 9 यूनिट। सेकेंड का टोटल मिक्सचर कितना 18। देखिए यार यहाँ दोनों मिक्सचर का क्वांटिटी सेम है क्या, नहीं, पर यहाँ समान मात्रा पिघलाने की बात कर रहा है तो दोनों को इक्वल करिए तो 2 से ऊपर गुना करिएगा तो 2 से इधर भी दोनों जगह गुना ना, तो ये हो गया 7 दूना 14 और ये 2 दूना 4। अब दोनों को मिला दिए तो नया मिक्सचर बनेगा, दोनों को मिलाइएगा तो टोटल गोल्ड कितना 14 7 21, दोनों को मिलाइएगा टोटल कॉपर 11 4 15, 3 से काटिए 3 7 21 3 5 15 यानी 7:5। ऑप्शन नंबर डी। का 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। 2 नंबर है जो तीसरी संख्या से का 20 और 50 ज्यादा है। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 20 ज्यादा 120 और दूसरी संख्या 50 ज्यादा यानी कि 150। कहा कि दोनों संख्याओं का रेशियो निकालिए। तो देखिए यार इन दोनों का रेशियो निकालने को बोला है तो 10 से 10, 3 चौक 12 3 5 15 यानी 4:5। ऑप्शन सी। का अगर एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1240 रुपया है तो उसी राशि पर 9% ब्याज दर पर चौथे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखें यार थर्ड ईयर का सीआई दिया है, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1240 रुपया का, रेट है 9%, तो फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सुनिए आप लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पे हर साल ब्याज मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में भी मूलधन पे हर साल ब्याज मिलता है। तो मूलधन पे मिलने वाला ब्याज तो एसआई हो चाहे सीआई हो सेम ही होगा, पर सीआई में अंतर क्या होता है कि पिछले साल जो ब्याज मिलता है उतना ब्याज तो मिलेगा ही, उतना ब्याज मिलेगा ही, लेकिन पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये चीज आप लोगों को पता है। तो यार थर्ड ईयर का ब्याज अगर 1240 रुपया तो फोर्थ ईयर 1240 रुपया तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन तीसरे साल जो ब्याज मिला है ना इस ब्याज पर भी 9% का ब्याज मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। 10 से 10 कैंसिल, ये 1240 प्लस 9 चौक 36 9 दूना 18 3 21 9 2 11, 10 हटाइएगा तो डेसिमल एक अंकों से पहले, इसको ऐड करेंगे तो 1 3 5 1.6
1351.6 ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक व्यापारी किसी वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 25,000 है, दो क्रमिक छूट क्रमशः 20% और 5% के साथ खरीदता है। वह इसे ठीक कराने में 1,000 खर्च किया और 25,000 में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट। देखें यार 25,000 रुपया मार्क प्राइस है किसी वस्तु का 20% और 5% दो लगातार छूट में खरीदा। पहला 20% है तो खरीदा 80%, 80/100 में। दूसरा 5% यानी खरीदा कितना 95/100 में। तो यार इतना तो कैश पेमेंट करके उसने वस्तु को खरीद लिया और कहा 1,000 रुपए उसे ठीक कराने में खर्च किया। तो खरीदने के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्च किया है किसी वस्तु को खरीदने के अलावा उसको लाने ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य बनता है। तो कहा 1,000 रुपया उसको बनवाने में खर्च किया है। ओके ना, इतना रुपए तो कैश, जैसे आप मान लीजिए 5,000 रुपए में कोई बाइक खरीद कर ले आए तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है कि आपने 5,000 में खरीद कर सामान लाया। अब इस बाइक को बनवाने में 2,000 रुपए आपने और खर्च किए तो ये जोड़िएगा ना यार कि 5,000 में खरीदे 2,000 बनवाने में खर्च किए तो इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गया ये कितना 7,000। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि खरीदने के अलावा किसी वस्तु को लाने ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य, तो ये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा इतना। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए यार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग यार, 25 8 200 तो 2 0 2 5 10 2 9 18 1 19, 1,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 20,000 ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000 और कहा कि इसको जो है 25,000 में बेच दिया। 25,000 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया कितने का 5,000 का प्रॉफिट हुआ है 20,000 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 2 से कितना बार में 25 बार में, यानी 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का दो भिन्न के बीच का अंतर 5/6 है, उनमें छोटा भिन्न 3/4 है तो दूसरा भिन्न। देखिए यार दो फ्रैक्शन है का छोटा वाला 3/4 है, छोटा वाला 3/4 है तो बड़ा वाला मान लेते हैं 100 होगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा कितना 5/6। तो x बराबर कितना 5/6 माइनस 3/4 उधर जाके प्लस 3/4 हो जाएगा। एलसीएम 12 6 दूना तो 5 दूना 10, 4 तिया 3 तिया 9, 10 9 19/12। देखें यार इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, इसको सुधार कर लीजिए। ये इस टाइप का सवाल है 0.09 गुना 7.3 के ऊपर बार। तो यार देखें 9 बट्टा ये क्या हो जाएगा 99 गुना ये 7 प्लस 3/9, तो ये 9/99 गुना 9, 3 से काट ही लीजिए, 3 तिया 3 एकम 3 3 तिया 9, 7 तिरिक 21 1 22/3। अब यार 9 से काटिएगा 11 बार में, 11 से काटिएगा 2 बार में, यानी 2/3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 5:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मसा 13 है, उनका लसा ज्ञात करना है। देखिए यार 5 और 11 इन दोनों का HCF दिया है 13, तो आप बताएं 5 और 11 का HCF कितना होगा। एक पर एक्चुअल में HCF दिया है कितना 13, 1 बराबर 13 का इन दोनों का LCM, तो इन दोनों नंबर का LCM 15 और 11 का LCM क्या हो जाएगा, तो 15 गुना 11, 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, एलसीएम हो जाएगा 165। एक यूनिट बराबर 13, तो 165 यूनिट बराबर कितना 13 से गुना करिए तो 13 पचे 65, इकाई अंक 5 2 ठोका है। 13 पचे 65 हाथ में राचे, 13 छक्का 78 अच्छे 84 हाथ में 8, 13 और 8 एक कितना है ये 200, ये 2145 हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखें यार एक बार फिर से कुछ लोगों को दिक्कत, जैसे कहा दो संख्या है, सपोज ये दो नंबर है, इनका रेशियो दिया है 15:11।
का इन दोनों का HCF 13। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा काटे। तो 15 और 11 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कितना? 1 के अलावा और किसी का औकात है जो 15 और 11 को काट सकता है? नहीं। तो 1 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी काटेगा, 11 को भी काटेगा। तो इनका HCF है 1, पर एक्चुअल में दिया है कितना? 13 का। इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जैसे आपसे बोले 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर ये दोनों प्राइम है तो गुना कर लीजिए, सिंपल, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो मल्टीप्लाई 3 5 15, वही चीज है। 15 और 11 का एलसीएम क्या होगा? 15 गुना 11 165 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 13, 165 यूनिट बराबर कितना? देखिए का राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। राजू जी के पास टोटल 210 रुपए का सिक्के का 20% 5 का है। कहा कि 5 रुपए का 20% कॉइन्स है। ये कॉइन का रेशियो दिया सिक्के का, यानी कि 5 रुपए के 20% कॉइन्स हैं। कहा कि 10 रुपए के 25% कॉइन्स हैं, 10 रुपए के 25% कॉइन्स हैं, और 2 रुपए के 15% कॉइन्स हैं, और शेष 1 रुपए के हैं। तो 1 रुपए के कितने? 20 और 25 45 और 15 60, तो बच गया 40% 1 रुपया का होगा। तो यार इन सब का रेशियो ले लेते हैं, परसेंट सब में है, कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 5 25, ये परसेंट है, 5 तिया 15, 15 40। कॉइन्स का रेशियो आ गया, तो मूल्य का रेशियो क्या होगा? तो 5 रुपया का 4 सिक्का है, यानी कि कै रुपया हो गया? 20 रुपया। 10 रुपया का 5 सिक्का, 10 रुपए का 5 सिक्का है आपके पास, तो कै रुपया है? 50 रुपया। और 2 रुपया का 3 सिक्का यानी 6 रुपया, 1 रुपया का 8 सिक्का यानी 8। तो इन तीनों चारों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल्य 20 और 50 70 और 6 76 और 8 84, पर एक्चुअल में दिया है टोटल मूल्य 210 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 210 बट्टा 84। काटिए, 21 चौक 21 से 10, 2 5 2 दूना 4, यानी कि 1 यूनिट 5 बट्टा 2। 1 यूनिट का वैल्यू 5 बट्टा 2 आ गया। अब सवाल कहा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी क्वाइंस पूछा है। तो 1 रुपए के कितने क्वाइंस हैं? 8 क्वाइंस हैं। तो 1 का वैल्यू 5 बट्टा 2, तो 8 का वैल्यू कितना? 8 गुना 5 बट्टा 2 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। देखिए यार कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है आपको 5:3:2 का। यदि लंबाई 2 गुनी, लंबाई को कहा 2 गुनी, तो पहले लंबाई था 5, 2 गुनी कर दीजिएगा तो हो जाएगा लंबाई 10। चौड़ाई 1/3, 3 था तो 3 का 1/3 कितना? 3 का 1/3 1, ओके। और ऊंचाई आधा, हाइट 2 है तो 2 का आधा कितना? 1 हो गया। तो पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो ये था, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो ये हो गया। तो कहा कमरा के चारों दीवारों को पेंट करने में आने वाला व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो यार देखिए कमरा के चारों दीवारों का एरिया होता है 2 × L + B × H। ये तो सब लोगों को पता ही होगा। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पहले जब लंबाई 5 यूनिट, चौड़ाई 3 यूनिट, ऊंचाई 2 यूनिट था, तो पहले कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बनता? तो 2 × L + B। देखिए L + B, L है 5, B है 3, तो 5 + 3 कितना? 8 × H है 2, तो 8 चौक 32। पहले एरिया था चारों दीवारों का 32 यूनिट, अब एरिया है कितना? तो 2 × L + B, तो 10 + 1 11 × H कितना? 1, तो 11 दूना 22। यार पहले एरिया था 32, अब एरिया है 22, तो एरिया में कितने का कमी आ गया? तो आप बोलेंगे सर 10 का। तो यार चारों दीवारों को अगर पेंट करना है तो जो कमी एरिया में आएगा वही कमी आपको खर्च में भी आएगा, क्योंकि कम पेंट करना पड़ेगा तो खर्च भी कम आएगा। तो एरिया में 10 का कमी हुआ, 10 का कमी हुआ कितना पर? 32 पर %, तो 100 से गुना 4 × 32, 4 से 25, 2 5 10, 2 चौक 25 25, 125 बट्टा 4, तो 4 × 12, 4 एकम 31 पॉइंट समथिंग है। क्या कहें? यस, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए दिया है 2x², आराम से समझिएगा, अच्छा सवाल है। 2x² प्लस ax प्लस b का इस फंक्शन को x-3 से अगर विभाजित करिएगा तो शेष 31 बचेगा। ओके, आगे कहा सेकेंड इक्वेशन दिया है कि x² प्लस bx प्लस a को अगर x-3 से विभाजित करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो देखें यार, का a प्लस b का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x-3 से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 3। अब x का मान 3 जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करिएगा आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू पुट करिए 3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 प्लस 3 गुना a 3a प्लस b। x का वैल्यू जैसे ही इस इक्वेशन में रखे तो ये अपना रिमाइंडर बचा इतना, पर एक्चुअल में रिमाइंडर दिया है कितना, 31। तो यहाँ से 3a प्लस b बराबर 18, उधर जाके घटेगा कितना आ जाएगा, 13। ओके, अब देखिए का इस द्विघात समीकरण को अगर x-3 से भाग देना है तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लीजिए कितना, 3। x का वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखिएगा तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, x 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 3 गुना b 3b प्लस a बराबर रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 24। तो यार 3b अरेंज करके लिख लेते हैं, a प्लस 3b बराबर 9, उधर जाके घटेगा कितना बचेगा, 5 यानी 15। ओके, अब देखें यार का a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो कुछ है नहीं, बस आपको दो इक्वेशन मिल गया, एक है ये और ये है अपने पास ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b का अलग अलग मान निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो 3a प्लस a कितना, 4a, b प्लस 3b कितना, 4b बराबर दाएं साइड ऐड करिए, 13 प्लस 15 कितना, 28, 4 कॉमन करिएगा तो a प्लस b बराबर 4 7 28, यानी a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर डी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यार, यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो गया, तब तो आसान था, डायरेक्ट a प्लस बी आ गया। लेकिन हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कि ऐड करने पर कोफिशिएंट सेम हो, तो फिर आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान निकालना पड़ेगा। a और b का जो वैल्यू आएगा फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, a और b का जो वैल्यू आएगा फिर सॉल्व करके, चाहे a प्लस बी पूछा या कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखें यार, इसका मान निकालना ये अलजेब्रा का बहुत खूबसूरत सवाल, अच्छा है। देखें अगर इसको बेसिक बनाएंगे ना तो काफी आपका टाइम खराब हो जाएगा। ऐसे एक तरीका हम बताते हैं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यान में रहेगा चीजें। देखिए a स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक होता है पूरा, अरेंज करिएगा ना, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c सबको उठा के उधर ले जाइएगा तो उस तरह से ये डाटा अरेंज होगा, पर उसमें काफी टाइम आपको लगेगा। आपको करना क्या है कि दाएं साइड जो भी देगा हमेशा इस वाला फंक्शन को, बाकी सबको इग्नोर करिए, हमेशा इस वाला फंक्शन को 2 से डिवाइड करिएगा। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, यही बचेगा। अब a का वैल्यू निकालना है, तो सुनिए गौर से, a का वैल्यू निकालना है तो देखें a का कोफिशिएंट ऊपर, a का गुणज, इस a का गुणज कितना, कुछ नहीं यानी कि 1, तो a का गुणज ऊपर में, और a स्क्वायर का गुणज भी कुछ नहीं यानी कितना, 1, तो a स्क्वायर का गुणज नीचे में, तो a का वैल्यू आ गया 1। b का वैल्यू निकालना है तो b का गुणज ऊपर, b का कोफिशिएंट ऊपर, कुछ नहीं यानी कि 1, तो b का कोफिशिएंट ऊपर, और b स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं यानी कितना, 1, तो b स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे। तो सिमिलरली c का वैल्यू वही 1 1, तो 1/1 यानी c का भी वैल्यू 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर डी।
जैसे देखिए 2-3 सवाल और कर लीजिए यहीं पे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे करेंगे। ये तो थोड़ा बेसिक करेंगे तो आसानी से भी बन जाएगा, लेकिन कई जगह न्यूमेरिकल जब बड़ा बड़ा दे देगा ना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दिया है, मान निकालना है 2a प्लस बी प्लस 3c माइनस 3c का वैल्यू निकालना है। तो देखें यार, ये कई बार 12 इधर भी लिख देगा, ऐसे लिखा रहेगा इतना बराबर ये -12 इधर लिखा रहेगा। तो इस सब से कोई मतलब है नहीं, इन चीजों से आपको सिंपल ये पकड़ना है, ये वाला फंक्शन। इसमें हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 से 2 बार कटेगा तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब a का वैल्यू क्या होगा, तो a का कॉफिशिएंट ऊपर, a का गुणज ऊपर और a स्क्वायर का गुणज नीचे। b का निकालना होगा, b का गुणज ऊपर, b स्क्वायर का नीचे। तो a का गुणज कितना है 2 ऊपर और a स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं यानी कि 1 तो नीचे। तो a का वैल्यू आ गया 2। b का मान निकालना है तो b का गुणज कितना, कुछ 2 है, सॉरी 2 है। तो b का गुणज ऊपर और b स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं यानी 1 नीचे 2। c का वैल्यू निकालना है तो c का गुणज कितना 2 ऊपर में, c स्क्वायर का नीचे 1। तो c का वैल्यू आ गया 2। a b c सबका वैल्यू पता कर गए, सवाल कुछ भी बोले बन जाएगा। ओके ना। चलिए एक सवाल और देखिए। तीन, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। देखें यार, करना कुछ नहीं, किसी से बाकी वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, इधर फंक्शन जो भी है इससे कोई मतलब, इधर 3 है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। बस इस फंक्शन को गौर से देखिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या a माइनस बी माइनस सी। अब आपको a का वैल्यू निकालना है तो a का कॉफिशिएंट ऊपर, a स्क्वायर का नीचे। a का वैल्यू निकालना है तो a का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी कितना 1 तो ऊपर, a स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 तो नीचे तो 1। b का वैल्यू निकालना है तो b का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि -1, यहाँ माइनस साइन b का है माइनस तो -1 बट्टा b स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 प्लस में है तो -1। c का वैल्यू भी -1 आ जाएगा। इस तरह से तीनों वेरिएबल का मान आ गया, सवाल कुछ भी बोले बन जाएगा। चलिए आगे। देखें यार, ये कॉस माइनस 780 डिग्री का वैल्यू निकालना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो सिंपल आपको पता होगा सर ये कॉस थीटा होता है। तो यार कॉस माइनस 780 डिग्री है तो ये तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 780 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू निकालना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 780, तो 36 दूना 72 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 360 गुना 2 720, अब प्लस का 60 डिग्री। तो देखें ये 360 यहाँ ना, 0 90 180 270 360, फिर आगे ऐसे ही 540, ये रोटेट होते यहीं पे आएगा 360, फिर ऐसे ये राउंड होते रहता है तो 360 यहाँ 360 प्लस थीटा, प्लस यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपको पता है एक्स एक्सिस नो चेंज होता है, तो नो चेंज करने का मतलब कॉस का कॉस से रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होगा। ओके ना। तो यार देखें कॉस ये 60 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, ऑप्शन नंबर सी। का समबाहु त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है। का डी ई एफ ए बी और बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है अपना ए। का कि चतुर्भुज बी ई एफ डी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये चतुर्भुज बी ई एफ डी ये जो चतुर्भुज है ये क्या होगा। सुनिए यार, एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं, पता होगा आप लोगों को कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल होती है और जस्ट आधी भी होती है। किसी भी दो भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। जैसे इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा जो है ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर भी होगी और तीसरी भुजा से जस्ट आधी भी होगी। ये सबको पता है। का बी ई एफ डी ये चतुर्भुज कैसा होगा, तो देखें ये दो भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबाई तीसरी भुजा के ये पैरेलल भी होगा और इससे जस्ट आधा भी होगा। सिमिलरली इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है इस रेखा का लंबाई ये तीसरी भुजा के समानांतर भी होगी और जस्ट आधी भी होगी। यानी आमने सामने का भुजा पैरेलल है, आमने सामने का भुजा पैरेलल। और ये तो क्लियर है कि कोई कोण 90 डिग्री नहीं है, 90 तो कोई नहीं होगा, लेकिन आमने सामने का भुजा समानांतर है तो आयत तो हो ही नहीं सकता, चूंकि आयत में आमने सामने के भुजा समानांतर होता है लेकिन प्रत्येक कोण भी इसका 90 होता है, पर इसका तो कोई कोण 90 है नहीं तो आयत है नहीं, वर्ग हो नहीं सकता। ये विषम कोण, ये विषम कोण क्या है यार, ये कुछ नहीं है। और ये एक क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो समपूरक कोण 5:4 के अनुपात में समपूरक कोण का योग कितना होता है 180। 4 5 9 9 बराबर 180 तो 1 बराबर कितना 20। बड़ा कोण 20 25 100, ऑप्शन डी। का दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों का स्पीड सेम है। पहला का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो दूसरा का भी चाल कितना होगा x किलोमीटर पर आवर। आगे का विपरीत दिशा में चल, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी बराबर दिया है, प्रत्येक 120 मीटर लंबा है, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो चाल ज्ञात करना। देखें यार, पार करने में लगा समय दिया है, समय बराबर दूरी, दूरी दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी अपनी लंबाई पार करना होगा ना। तो 120 प्लस 120 कितना 240, बट्टा अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा x प्लस x कितना 2x। काटिए 12 से 1 12 दूना 24, 2 से काटिए तो 10, तो x का वैल्यू आ गया कितना 10। क्रॉस करिएगा तो x बराबर 10 होगा ना, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या यार ये ऐसा कैसा सवाल है ये। देखें का दो पाइप, बड़ा सा का दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकता है। ए जो है 32 घंटे में भरेगा, ओके, और बी इसको 48 घंटे में भरेगा। का जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है, सी 64 घंटे में खाली। तो इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा यार, देख लें। दो 256 क्या 216। देखें 32 से 192 आता है यार, 216 नहीं, सॉरी 192 आएगा। देखें 32 से कितना बार में जाएगा, 6 दूना 12, 6 बार में। 48 से 4 ये 32 4, 64 से 4 3, ओके ना। अब सबका एफिशिएंसी पता करके मेन सवाल अब है। देखें कहा शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। देखें आराम से समझिएगा,
का ए और सी को ओपन किया गया और कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिए और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। तो पाइप बी कितने घंटे तक चालू रखा गया था? देखें का पहले यहां से समझिए, ए और सी को चालू किया गया। पहले यहां पे ए और सी को आपने ओपन किया, का कुछ समय तक दोनों को चालू रखे, कुछ समय तक दोनों को ओपन रखे, उसके बाद जो है ए को बंद कर दिए। तो सी तो ओपन है ही, ए को बंद कर दिए और इसके स्थान पर बी को चालू कर दिए। तो अब यहाँ से सी और बी चलेगा, सी और बी का आगे पूरा टैंक को भर दिया। तो आप बताएं, पूरा टैंक भरने में अगर 112 घंटा लगा, शुरू से अंत तक टोटल 112 घंटा समय लगा, जिसमें शुरू के टी घंटा तक ए और सी चला है, तो बचा हुआ समय है कितना? 112 माइनस टी घंटा। बस यही चीज आपको लिखना था। एक बार फिर से इसको समझिए, ये लिख लिए, काम आसान हो गया। कहा ए और सी को चालू किया गया, ए और सी दोनों को एक साथ आपने ओपन यहाँ पे किया। कुछ घंटा बाद पाइप ए को बंद कर दिए, कुछ घंटा बाद, यानी कि दोनों को कुछ घंटा तक साथ में, ए और सी को कुछ घंटा यानी टी घंटा तक चलाए, फिर ए को बंद कर दिए। ए को बंद कर दिए तो यहाँ पे बचा कौन? सी। ए बंद कर दिए सी, अब का बी को ओपन कर दिए, तो अब यहाँ से सी और बी चलेगा। का पूरा टैंक 112 घंटे में, तो यार शुरू से लेकर अंत तक टोटल 112 घंटे का समय लगा, जिसमें टी घंटे तक ए और सी चला, तो बचा हुआ समय कितना है? तो 112 माइनस टी। ओके ना। अब देखें ए कितना, सी खाली करने वाला है, तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से, ए और सी दोनों मिलकर टी घंटे तक चला, ए घंटा में 6 भरेगा, सी 3 खाली करेगा, तो दोनों साथ में चलेगा, तो हर घंटे टैंक में पानी जाएगा 3 यूनिट। 1 घंटा में 3 यूनिट, तो टी घंटा में कितना? 3T यूनिट। अब आगे देखें, का यहाँ से सी और बी चलेगा, तो सी 4 भरेगा, बी 4 भरेगा और सी 3 खाली करेगा, तो 4 में से 3 खाली करेगा, हर घंटे टैंक में पानी जाएगा कितना? 1 यूनिट। 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 112 माइनस टी घंटा में कितना? तो 112 माइनस टी से गुना करिए, टैंक भर गया, अर्थात टोटल 192। अब सॉल्व कर लीजिएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा। ओके ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।